गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 द्रव्य के तापीय गुण। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऊष्मा का स्थानांतरण। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ रहे थे ऊष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। यदि यहाँ पे अपन ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करेंगे तो कल अपन ने इस चीज के बारे में पढ़ा था, इसकी 3 विधियों के बारे में भी देखा था। ऊष्मा का स्थानांतरण किसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु है, अपन ने क्या लिया था, एक बॉडी, एक निकाय, कोई भी वस्तु, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है और ये सबसे ज्यादा गर्म है और इसका जो आसपास का जो परिवेश है इसका टेम्परेचर अपने पास T2 है। यदि मैं यहाँ पे बोलूंगा T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, भाई वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, वस्तु का तापमान बहुत ज्यादा है, यदि वस्तु का तापमान बहुत ज्यादा होगा इस T2 टेम्परेचर से, तो ये अपने अंदर से कुछ ऊष्मीय विकिरणें उत्सर्जित करेगा। बराबर। तो ये क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण। इस वस्तु से ये जो कुछ ऊष्मा जो होती है वह ट्रांसफर हो रही है इस परिवेश के अंदर। बराबर, इसको ऊष्मा का स्थानांतरण बोल रहे। अपन ने इसके अंदर 3 विधियां पढ़ी थी। सबसे पहली चालन विधि, जिसको अपन ने बोला था कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। सेकेंड अपन ने पढ़ा था संवहन विधि, जिसको बोला था कन्वेक्शन मेथड। और लास्ट अपन ने पढ़ा थी विकिरण विधि, जिसको बोला था रेडिएशन मेथड। ये 3 टाइप्स की विधि अपन ने देखी थी जो ऊष्मा स्थानांतरण में आती है। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे चालन विधि की, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है, कंडक्शन मेथड। तो इस चालन विधि की अपन बात करेंगे। तो यहां पे अपन ने चालन विधि, इस वाले डायग्राम के अंदर अपन समझ रहे हैं कि चालन विधि किसको बोलते हैं। जैसे ये कोई राड की छड़ है, ये कोई अपने पास मेटल है, ये अपने पास छड़ है जो धातु की छड़ है। बराबर। यदि एक सिरा, ये जो पहला सिरा आपको दिख रहा है जो मैंने किसी आग में रखा हुआ है, बराबर, जैसे ही आप इसके दूसरे सिरे को टच करोगे तो दूसरा सिरा आपको गर्म होता हुआ नजर आएगा, तब तो नजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहां पे तो पहला सिरा भाई आग में रखा है, तो जो हीट ट्रांसफर हुई है सेकंड सिरे तक पहुंची है। इस पहले सिरे का जो भी टेम्परेचर था वह सेकंड सिरे तक पहुंचा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड, चालन विधि। तो चालन विधि के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चालन विधि क्या कहते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का कोई कण अपने से आगे वाले कण से ऊष्मा प्राप्त कर कुछ ऊष्मा को अपने भीतर रखता है और शेष ऊष्मा पीछे वाले कण को स्थानांतरित कर देता है। तो चालन विधि क्या कहती है, मान लो कोई मेटल होता है, कोई छड़ होती है, तो वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। भाई कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक कण यदि किसी ऊष्मीय चीज के पास में, यदि किसी आग के पास में रखते हैं ना, जहां से ऊष्मा उसको मिल रही है, तो वहां से वो कण अपने अंदर कुछ ऊष्मा ले लेता है और जितनी अपने अंदर रखना उतनी अपने अंदर रख लेता है, बाकी वह अपने नेक्स्ट वाले कण को दे देता है। ऐसे कैसे दूसरे वाला कण भी करता है, अपने अंदर जितनी ऊष्मा भीतर रखनी है उतनी रख लेता है, बाकी वह अपने पीछे वाले कण को दे देता है। इस तरीके से ये विधि, जिसमें धातु की जो छड़ होती है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का कोई कण अपने से आगे वाले कण से, जिसमें पदार्थ का कोई कण अपने से आगे वाले कण से ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसमें एक कण ऊष्मा ग्रहण कर जितनी वह रखना चाहता है कुछ ऊष्मा को अपने भीतर रखता है, उसके पीछे वाले कण को स्थानांतरित करता है।
ग्रहण करता है, वह कण अपने में कुछ ऊष्मा को अपने भीतर रखता है, बाकी अपने पीछे वाले कण को स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित कर देता है। तो चालन विधि का मतलब एक ही होता है कि चालन विधि ऐसी होती है जैसे एक धातु की छड़ ली जिसका एक सिरा दूसरा सिरा, मान लो अपने पास ये अलाव लगा हुआ है, चलो इससे समझते हैं अपन। मान लो ये अपने पास कोई हिट का एक कुछ सोर्स लगा हुआ है, बराबर, यहां से अपन को कुछ हिट मिल रही है, ये अपने पास कुछ क्यू है, बराबर। एक छड़ ली, इस छड़ को, ये बात मान लो अपने पास छड़ है, इस छड़ के अंदर बहुत सारे ये कुछ कण है अपने पास, ये क्या है अपने पास कुछ कण, इस छड़ के अंदर ये क्या बने हुए हैं अपने पास कुछ कण। तो ये यहां से अपन को क्या हिट, कुछ टेम्परेचर, कुछ हिट, कुछ अपन को उष्मा मिल रही है। उष्मा मिलने पे मान लो ये जो पहले वाला जो कण होता है ये अपने अंदर ये क्या कर उष्मा को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है, ये अपना पहला सिरा हो गया, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, और इसको क्या बोलेंगे इसका सेकेंड सिरा। यदि यहां पे बात करेंगे, मान लो पहले सिरे के अंदर जो भी कण होता है वह अपने अंदर कुछ उष्मा को ग्रहण कर लेता है, रख लेता है, बाकी अपने अंदर जितनी रखना चाहता है उतनी वो कण अपने अंदर रख लेता है, बाकी वह क्या करता है उसके नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देता है, नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करता है, ये भी अपने अंदर जितनी उष्मा रखना चाहता है उतनी रखता है, फिर ये क्या करता है अपने अगले वाले को ट्रांसफर कर देता है। ऐसा कैसे, इसका भी ये अपने अगले वाले को ट्रांसफर करना, इसका भी अपने अगले वाले को ट्रांसफर करना, इसका भी अपने अगले वाले को ट्रांसफर करना, इसका भी अपने अगले वाले को ट्रांसफर करना, ऐसे करते 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 ये लास्ट वाले कण पे भी अपनी उष्मा का क्या बोलते हैं उष्मा का एक उष्मा अपने अंदर अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट सिरा होता है वह सेकंड सिरे तक भी उष्मा का स्थानांतरण करता है। तो ये जो विधि अपने पास होती है, इस विधि को क्या बोला जाता है चालन विधि। जैसे अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी हुए थे, गैस के स्टोव पे रखा हुआ बर्तन, बराबर, गैस के स्टोव पे रखे हुए बर्तन का हैंडल का गर्म होना। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एग्जाम्पल, गैस के स्टोव पर रखे हुए बर्तन के हैंडल का गर्म होना, ठीक है, गैस के स्टोव पर रखे हुए बर्तन के हैंडल का गर्म होना, ये हो सकता है। दूसरा अपने पास जैसे मान लो किसी चाय में गर्म चम्मच का गर्म होना, गर्म चाय होती है ना, चाय के गर्म होना और उसके चम्मच। सेकंड एग्जांपल अपने एक और बात करेंगे यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की, गर्म चाय में रखे चम्मच का गर्म होना। तो ये किसके उदाहरण है, ये सारे अपने एक कंडक्शन मेथड के उदाहरण है, चालन विधि के उदाहरण है, ठीक है। ये चालन विधि उष्मा स्थानांतरण के समय कोई भी कण या अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है। इस विधि में एक और बात याद रखना कि चालन विधि के अंदर कोई भी कण अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। जैसे उष्मा का संचालन किसी पदार्थ में किसी दिए गए तापांतर के लिए उष्मा प्रवाह की दर द्वारा किया जाता है। जैसे एल लंबाई का एक अपन ने यहाँ पे एक चालक लिया गया है, ये एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की धातु किसी एक छड़ है, दोनों सिरों के बीच तापांतर स्थित है, टीसी और टीडी, ये तापांतर है अपने पास, इन तापों के अंतर है, उष्मा भंडारों के संपर्क में रखकर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक ये दे रखा है। तो यहाँ पे अपन एक बात करेंगे कि भाई कोई भी चालन की बात करेंगे तो चालन के अंदर कोई भी अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है, उष्मा स्थानांतरण के समय कोई भी कण अपना स्थान नहीं छोड़ता है। तो चालन विधि में कोई भी कण उष्मा स्थानांतरण में,
अपना स्थान नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये अपने पास चालन की कुछ बात होगी। ठीक है, चालन विधि में कोई भी अपना स्थानांतरण नहीं छोड़ता। जैसे ये अपने पास दे रखा है किसी चर जिसके द्वारा दोनों सिरों को टीसी और टीडी तापांतरों पर स्थापित किया गया, मैं चालन द्वारा स्थायी अवस्था उष्मा प्रवाह बराबर स्थायी अवस्था उष्मा प्रवाह। जैसे ये एक काट क्षेत्रफल का, ए क्षेत्रफल का कोई अपने धातु की चर जो एल लंबाई है, और यहाँ पे टीसी और टीडी ये जो तापांतर है, दोनों में अंतर है। यदि यहाँ पर बोले कुछ समय के पश्चात स्थायी अवस्था आ जाती है, छड़ का ताप दूरी के साथ एक समान रूप से टीसी से टीडी तक घटता है। मतलब टीसी, यदि मैं बोलूंगा तापांतर टीसी, तो इस टीसी का मान यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सिरा, यहाँ का मान ज्यादा है टीडी से। तो सी पर उष्मा बढ़ा एक नियत दर पर उष्मा की आपूर्ति होती है, जो जड़ से स्थानांतरित होकर उसी दर से डी पर स्थित उष्मा भंडार में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अपने पास मान लो उष्मा प्रवाह की दर एच, तापांतर अपने पास टीसी माइनस टीडी, क्योंकि टीसी का तापांतर सबसे ज्यादा था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती हो और छड़ की लंबाई एल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से अपने पास बना है। तो ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे कुछ विश्लेषण करते हैं इसके बारे में कि ये क्या अपने पास है। ठीक है, तो इस उष्मा का अपने पास उष्मा का चालकता गुणांक, उष्मा के चालकता गुणांक की बात करेंगे, उष्मा के चालकता गुणांक की बात करेंगे। सबसे पहले उससे पहले एक ताप प्रवणता की बात कर लेते हैं। ताप प्रवणता क्या होती है? ठीक है, ताप प्रवणता क्या होती है? ठीक है, एक और पॉइंट है अपने पास, ठोसों के अतिरिक्त गैसों और द्रवों में भी उष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होगा। और यदि इन्हें ऊपर से उष्मा दी जाए, यदि उन्हें ऊपर से उष्मा दी जाती है तो भी ठोसों के अतिरिक्त, यदि बोलेंगे ठोसों के अतिरिक्त गैसों और द्रवों में भी उष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होगा। ठोसों, ये तो ठोस की बात होगी, किसी छड़ की बात होगी, यदि किसी छड़ को आग में रखने पर। यदि मैं द्रव और गैस की बात करूं तो उसका भी उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं ठोसों के अलावा, ठोसों के अलावा द्रव और गैस में भी उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से हो सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की, लेकिन इसमें उष्मा जल को ऊपर से दी जाती है। ठीक है, ऊपर से दी जाती है। ठीक है, अपन बात करेंगे एक ताप प्रवणता की। ताप प्रवणता क्या होता है? तो ताप प्रवणता को जानने के लिए सबसे पहले अपन एक चीज पढ़ते हैं, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता के अंदर अपन ने एक छड़ ली जिसका एक तापांतर और दूसरे तापांतर, दोनों तापांतर के बीच में अंतर है, और एल लंबाई की यदि छड़ है, तो अपने पास यदि बोलेंगे दूरी के साथ परिवर्तन, यदि ताप प्रवणता की बात करेंगे, यहाँ पे ताप प्रवणता और ताप प्रवणता के अंदर देखना, यदि बात करेंगे, ये अपने पास एक छड़ है जो एल लंबाई की छड़ है, ये अपने पास किस लेंथ की है? एल लंबाई की छड़ है। इसका तापांतर अपने पास T1 है, इसका तापांतर अपने पास क्या है? T2। यदि मैं बात करूंगा, ये तापांतर, दोनों तापांतरों के बीच में अंतर है, यदि T1 ज्यादा है T2 से, यहां पे बात करेंगे यदि T1 का मान T2 से ज्यादा है। यदि दूरी के परिवर्तन की बात करेंगे तो यहां पे दूरी के साथ परिवर्तन होता है, ताप प्रवणता। यदि बोलेंगे दूरी के साथ परिवर्तन, भाई जितनी दूरी होती है ना, वो दूरी के साथ इसका परिवर्तन होता है, साथ परिवर्तन। यहां पे ताप प्रवणता की बात करेंगे तो ताप प्रवणता कितनी होगी? तो T1 यहां पे ज्यादा है, तो T1 माइनस T2 अपॉन L। L क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? उस छड़ की लंबाई, जितनी लंबाई होगी वो वहां पे, यहाँ पे लंबाई भी अपने पास, लंबाई पर भी ताप प्रवणता निर्भर करती है। यदि अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ताप प्रवणता का मान रहता है, यदि ताप प्रवणता की बात करेंगे तो ताप प्रवणता का मान रहता है, ताप प्रवणता इज इक्वल टू डेल टी अपॉन एल। और इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होता है केल्विन अपॉन मीटर। क्लियर? और यदि इसके अपन वीमा की बात करेंगे तो वीमा अपने पास क्या रहेगी? एम नॉट, एल इनवर्स और K1। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगी इसकी वीमा।
तो ये अपन ने कुछ ताप प्रवणता के बारे में बात की, ठीक है। इसके अलावा अपन एक और चीज, एक ऊष्मा चालकता का गुणांक, यदि बोलेंगे ऊष्मा चालकता का गुणांक क्या कहता है तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। ऊष्मा चालकता का गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक की, तो ऊष्मा चालकता गुणांक की बात करने के लिए सबसे पहले अपन बोलेंगे क्यू। क्यू किस पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले यदि क्यू की बात करेंगे तो क्यू धातु में ऊष्मा प्रवाह, यदि बोलेंगे क्यू तो वह उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा। तो यदि अपन बात करेंगे यहां पे, ये अपने पास एक छड़ है, ये कोई धातु है और धातु में ऊष्मा प्रवाह हो रही है, और अपन ने बोला यहाँ का जो ताप है वह T1 है और यहाँ का ताप है वो T2 है अपने पास। यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे तो अपने पास L लंबाई है, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अपने पास A इसका क्षेत्रफल है, बराबर। तो अपन ने बोलेंगे कि ऊष्मा चालकता गुणांक के अंदर जो पदार्थ के अंदर ऊष्मा प्रवाह होती है, पदार्थ की ऊष्मा प्रवाह मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू A, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी। क्लियर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी। यदि मैं बोलूंगा पदार्थ को जो ऊष्मा प्रवाह हो रही है, आप जितनी ऊष्मा दे रहे हो वह उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी, उसका एरिया जो है वह कितना घेरेगी उस पर डिपेंड करेगी कि कितनी ऊष्मा प्रवाह को अपने अंदर रखेगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A एक होता है। यदि सेकंड पॉइंट की बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है वह उसके तापांतर के तापों के अंतर के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसको बोला जाता है सिरों का तापांतर, सिरों का तापांतर, ठीक है। दो बातें हो गई। सबसे पहली, यदि किसी पदार्थ की ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है वह उसके क्षेत्रफल पे, जो क्षेत्रफल वो बात करते हैं, जिस एरिया बात करते हैं उस पर डिपेंड करती है। सेकंड बात करेंगे उसके तापांतर पे, T1 माइनस T2। तो यहां पे मान लो T1 अपने पास ज्यादा है, T2 कम है, तो हमेशा तापांतर पे, मतलब जितना ताप बढ़ाओगे ऊष्मा प्रवाह, जितनी ऊष्मा बढ़ाओगे उसका ताप उतना ही बढ़ेगा, बराबर। तो ये उसके पे डिपेंड करती है। सेकंड होती है छड़ की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि अपन ऊष्मा प्रवाह के थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये छड़ की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, छड़ की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने क्या बात की, यदि मैं छड़ की लंबाई मान लो बढ़ा देता हूं, लंबाई यदि बढ़ जाएगी तो ऊष्मा जो होती है ना वह घट जाएगी। भाई एक सिरा यहां पे, एक सिरा यहां पे, यदि मैं इस छड़ की लंबाई बहुत बड़ी ले लेता हूं, इसके मुकाबले में छड़ की बहुत ज्यादा लंबाई ले लेता हूं, जो ऊष्मा प्रवाह होता है ना वह अपना वहां पे घट जाएगा। लंबाई बढ़ने पे ऊष्मा प्रवाह का मान घट जाता है, लंबाई घटाएंगे ऊष्मा प्रवाह का मान बढ़ जाएगा। तो ये दो बातें होती है अपने पास। समय की बात करेंगे तो हमेशा Q इज प्रोपोर्शनल टू T, जो समय के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है वह समय के, ऊष्मा प्रवाह जो होती है किसी पदार्थ में वह समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अपने पास यहां पे तीन बातें हो गई है। सबसे पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण। इन चारों समीकरण से अपन निष्कर्ष निकालते हैं। समीकरण 1, 2, 3, 4 से अपने पास Q इक्वल टू आ जाएगा A डेल टी T अपॉन L। ये चारों समीकरण से अपने पास ये इक्वल साइन आ जाएगा। यहां पे अभी तक क्या आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाएगा। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। अपन को ये कांस्टेंट जो ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है तो यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगी जिसको अपन ने K से डिनोट किया, KA डेल T अपॉन L मल्टीप्लाई टू T। ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर, ये अपने पास क्या एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ये जो K बोलते हैं ना, ये उसमें चालकता का गुणांक होता है, ध्यान रखना, नियतांक है। ये K जिसको डिनोट करते हैं ना उसमें चालकता का नियतांक है, ध्यान रखना। यदि मैं K को डिनोट कर रहा हूं तो ये एक नियतांक है, और किसका है, उसमें चालकता का। उसमें चालकता का नियतांक है। तो अपने पास K को डिनोट करते, यदि मैं यहां से K की वैल्यू निकालू,
सीधी सी बात है, के की वैल्यू यहां से यदि मैं डिनोट करना चाहता हूं तो अपने पास एल जो होता है वह डिवाइड में सीधे जाते किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, और के ए ये जो मल्टीप्लाई में सीधे इधर आ जाती किस में हो जाएगा, गुणा में। तो ये अपने पास के की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ऊष्मीय चालकता की वैल्यू आ गई। अब एक और बात करेंगे यहां पे, कुछ मात्रक की बात करेंगे। यदि मैं बोलूंगा के का मात्रक कितना होगा, तो के का मात्रक डिनोट करने के लिए अपन को यहां पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले यदि मात्रक को डिनोट करेंगे तो अपन को पता है, यूनिट को डिनोट करेंगे तो अपने पास क्यू है, क्यू की यूनिट क्या आती है, जूल, मल्टीप्लाई टू मीटर अपॉन एरिया की मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई टू केल्विन, मल्टीप्लाई टू सेकेंड। ये मीटर टू मीटर कट गया, अपने पास क्या बचा, जूल अपॉन मीटर केल्विन सेकेंड। यदि इसको और लिखना चाहे तो जूल मीटर का इनवर्स, केल्विन का इनवर्स, सेकेंड का इनवर्स। तो ये अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये वाला अपने पास क्या है, इसको क्या बोला जाता है, मात्रक। किसका मात्रक, ऊष्मीय चालकता गुणांक का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहां पे अपन देखेंगे, यदि मात्रक की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास एक मात्रक आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक मात्रक, किसका, ऊष्मीय चालकता। तो अपन ने कुछ चीजें अपन ने यहाँ पे ऊष्मीय चालकता के ऊष्मीय चालकता गुणांक के बारे में पढ़ा, और ऊष्मीय चालकता गुणांक के बारे में अपन ने एक मात्रक देखा, तो ये मात्रक अपन ने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये देखो, ये रहा अपने पास। ठीक है, ये रहा कुछ पदार्थों के, यहाँ पे ऊष्मीय चालकता के बारे में कुछ पदार्थों की एक सारणी दे रखी है, कुछ पदार्थों को लेके कुछ ऊष्मा चालकता है, उनकी कुछ सारणी दे रखी है, जिसमें धातुएं दे रखी है, धातुओं की ऊष्मा चालकता दे रखी है कि सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता किसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो और किससे सबसे ज्यादा कम किसमें होती है, तो अपन इसमें पता लगाएंगे। यदि एक सारणी अपन यहाँ पे एक इस सारणी को ड्रॉ करते, इस सारणी को बनाते हैं, उस सारणी में एक तरफ लिखते हैं यहाँ पे पदार्थ, और सेकेंड यहां पे लिखते हैं ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा चालकता तो यहां पे आ जाएगी जूल, सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले पदार्थ की बात करेंगे तो चांदी, और चांदी की रहेगी अपने पास 406। सेकेंड बात करेंगे अपन तांबा है, और तांबा की रहेगी 385। तो ये ऊष्मा चालकता की अपन बात कर रहे थे, ऊष्मा चालकता रहेगी, तो ऊष्मा चालकता की ये जितनी भी धातुएं, इनकी ऊष्मा चालकता का माना है। जैसे सबसे पहले अपन ने चांदी की बात की, तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है अपन को, एक जो सिल्वर होती है ना, उसकी ऊष्मा चालकता सबसे ज्यादा होती है 406। सेकेंड पे तांबा आता है, कॉपर, सिल्वर, सेकेंड पे आता है कॉपर, और थर्ड अपने पॉइंट पे बात करेंगे जो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होती है 205। अगली बात करेंगे पीतल, ब्रास बोला जाता है इंग्लिश में, ब्रास। ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसका होता है 109। अगली बात करेंगे 5 पे स्टील, स्टील की जो बात करेंगे ऊष्मा चालकता रहती है 50.2। ठीक है, अगली बात करेंगे लेड 6, जिसकी ऊष्मा चालकता रहती है 34.7। और 7 पे बात करेंगे पारा, मरकरी, और मरकरी की बात करेंगे 8.3। तो यहां पे अपन ऊष्मा चालकता की बात कर रहे हैं ना, तो ऊष्मा चालकता सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो यहां पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता अपने पास रहती है इसमें, क्या है अपने पास, चांदी। चांदी की बात करेंगे, चांदी के अंदर सबसे ज्यादा रहती है, और सबसे कम की बात करेंगे मरकरी में सबसे ज्यादा होती है, उसकी ऊष्मा चालकता का मान सबसे कम रहता है। तो ये दोनों अपने पास ऐसी धातुएं हैं जिसमें यदि सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो चांदी है, और सबसे कम की बात करेंगे तो उसमें मरकरी आ जाता है। एक और बात करेंगे यदि अधातुएं ले, तो ये तो पदार्थ की कुछ धातु है, ये तो धातु के नाम है, ये सारे धातु है। यदि अधातु ले तो अधातु धातु के अंदर क्या आता है, जैसे अपने पास ऊष्मारोधी ईंट आ गई, ईंट क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है। कंक्रीट आ गया, ठीक है, कांच आ गया, हिम आ गया, कांच तंतु हो गया, लकड़ी आ गई, जल आ गया। कुछ चीजें अपन को पता होती है कि भाई कि कौन कौन सी है, तो उसमें ऊष्मा चालकता के मान भी देख लो, तो कुछ चीजों के बारे में अपन बता देते हैं। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं अपन, जैसे अधातुएं, अधातुएं, और अधातुओं में जैसे सबसे पहले आ गई ऊष्मारोधी ईंट,
और ऊष्मारोधी ईंट की जो चालकता होती है वो 0.15। ठीक है, यदि अधातुओं में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अपने पास रहेगी शरीर वसा की, शरीर के वजन नहीं, हिम की जो बात करेंगे वह सबसे ज्यादा रहेगी। तो सेकंड पे अपन हिम लिखते हैं। और हिम की यदि बात करेंगे तो वहां रहेगी अपने पास 1.6, ये ऊष्मीय चालकता का मान होता है। थर्ड पे बात करेंगे अपने पास, जैसे एक लकड़ी की बात करेंगे, लकड़ी, और लकड़ी की जो रहती है वो अपने पास 0.12 रहती है। और एक बात करेंगे अपन जल की, किसकी बात करेंगे, जल की, और जल की कितनी रहती है 0.8। तो ये अपने पास ऊष्मीय चालकता का मान रहता है 0.8। एक कांच की जो वैल्यू होती है देख लो इधर, एक और मैं बताता हूं, कांच की, ग्लास, और एक ग्लास की बताएंगे उसकी भी रहती है 0.8। तो यहां पे ध्यान रखना, दो चीजें अपने पास क्लियर हो रही है। यदि मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा किसकी रहेगी तो अपने पास हिम की रहेगी। यदि यहां पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी भाई, हिम की रहेगी। क्या, ऊष्मीय चालकता का मान। सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि मैं यहां पे यदि सबसे कम की बात कर रहा हूं तो सबसे कम रहती है नमदा की, ठीक है, और कांच तंतु, ये दोनों एक होती है। चलो इन दोनों को भी लिख लेते हैं, सबसे कम होती है ना उन दोनों के, नमदा और कांच तंतु। ठीक है, इन दोनों को भी अपन यहां पे लिख लेते हैं। छठे की बात करेंगे तो अपने पास रहेगी नमदा, और नमदा की रहेगी 0.04। और 7 पे बात करेंगे कांच तंतु की, और कांच तंतु की बात करेंगे तो वह रहेगी 0.04। ठीक है, 0.04। तो ये अपने पास, यदि मैं यहां पे बात करेंगे ना तो अपने पास सबसे कम कौन सी दिख रही है, यदि बोलेंगे तो दो वैल्यूज अपने पास सबसे कम दिख रही है उन दोनों वैल्यू के, जैसे ये वाली, ये दोनों सेम है, नमदा और कांच तंतु, जिनकी ऊष्मीय चालकता का मान हमेशा 0.004 रहती है। सबसे ज्यादा दिख रही है वो अपने पास हिम की दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ अधातुओं के अंदर भी अपने पास होती है। ठीक है, और कुछ गैसेस के मान भी दे रखे हैं, जैसे वायु, ऑर्गन, हाइड्रोजन, इन तीनों के मान भी लिख रखे हैं। तो ये भी अपने तीनों यहाँ पे एक बार राइट कर लेते हैं, इन तीनों की वैल्यू। जैसे गैस के अंदर बात करेंगे तो वायु की अपने पास 0.024 दे रखी है। ऑर्गन की दे रखी है तो ऑर्गन की अपने पास 0.016 दे रखी है। और हाइड्रोजन की भी अपने पास ऊष्मीय चालकता दे रखी है 0.14। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसकी दे रखी है, कम इसकी। तो ये अपने पास क्या है, सारी एक टेबल बता रखी है, टेबल के अंदर सारी धातुएं, अधातुएं और गैस लिख रखी है, उनकी ऊष्मीय चालकता का मान भी लिख रखा है। तो आज अपन ने चालन विधि को कंप्लीट किया, चालन विधि के बारे में अच्छे से पढ़ा। कल अपन ऊष्मा प्रवाह की दर लेके आएंगे और संवन लेके आएंगे। ठीक है।